Okay, now see, we are going to do some interesting topics today, and the name of the topic what I am going to do today is types of accounts. Now, first of all, let's understand the meaning of this word account. Okay, account यानी क्या है बेसिकली? कहाँ सुना है हमने ये वर्ड अकाउंट? ये वर्ड अकाउंट हमने कहाँ सुना है रियल लाइफ में? कंपनीज में। कहाँ पे? बैंक बैंक में। वेरी गुड। ये हमने मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर हमने ये सुना हो तो कहते हैं बैंक में मेरा अकाउंट है। तो अकाउंट है यानी क्या है कि बैंक में मैं पैसे डिपॉजिट करता हूँ, बैंक से मैं वो मेरे पैसे विड्रॉ करता हूँ, किसी को चेक देता हूँ, किसी ने चेक दिया है तो मैं वहां पे जाके डिपॉजिट करता हूँ। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि मैं इतने सारे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, बैंक के हजारों लाखों कस्टमर्स है, तो बैंक मेरा अकाउंट मेंटेन करता है, यानी बैंक मेरा हिसाब रखता है। मेरा एक पर्टिकुलर अकाउंट का हिसाब रखता है, यानी मेरा अकाउंट का बैंक हिसाब रखता है या मेरा अकाउंट बनाता है। इसका मतलब ये है कि मेरे जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विद द बैंक, वो कहीं पे नोट करता है कि ये सागर सर का अकाउंट है, सागर देसाई अकाउंट नंबर सो एंड सो 128443 समथिंग लाइक दिस। तो मैं जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में करने जाऊंगा तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेगा कि कितना डिपॉजिट हुआ और कितना विड्रॉल हुआ और अब बैलेंस कितना है। तो यू कैन सी कि बैंक मेरे रिलेटेड सब हिसाब कोई जगह लिखता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि बैंक में हमारा अकाउंट है, यानी बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करता है, यानी बैंक हमारा जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हुआ है उसका हिसाब रखता है। नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ प्रोविजन स्टोर। ये प्रोविजन स्टोर क्या करता है? नाउ अच्छा, बिफोर वी गो फॉर प्रोविजन स्टोर, मुझे ये बताओ, सेल्स ज्यादा कहाँ होता है, कैश ट्रांजैक्शन में या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में? अगर मैं उधार बेचूंगा तो मेरा ज्यादा सेल होगा या मैं कैश में बेचूंगा तो ज्यादा सेल्स होगा? कैश में बेचोगे तो ज्यादा होगा। सोचो तुम। उधार में बेचेंगे तो ज्यादा होगा। मैं जबरे लोग हो तुम, पहले जो भी आंसर देने का वो गलत ही देने का। ऑब्वियसली अगर मैं उधार पे बेचूंगा तो ज्यादा लोग आएंगे मेरे पास खरीदने, और इसके लिए ही आज तुम देखो हमारा इकोनॉमी इतना ग्रो हो रहा है क्योंकि लोगों को कुछ भी खरीदना है तो उनको उधार मिल जाता है, उनको लोन मिल जाता है। तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाई देयर आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? ओके, नाउ प्रोविजन स्टोर वाला है तो उसको लोगों को उधार देना पड़ता है क्योंकि लोगों का पगार आया 5 तारीख को, 7 तारीख को, अब महीने के अंत तक 20-22 तारीख तक हो सकता है कितनों का पगार खर्च हो गया, पर उनको प्रोविजन चाहिए तो प्रोविजन स्टोर वाला जनरली क्रेडिट देता है। अगर उसको ज्यादा बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली उसमें वो मार्जिन भी ज्यादा कमाएगा क्योंकि वो रिस्क भी ले रहा है। तो प्रोविजन स्टोर वाला क्या करेगा, जो भी कस्टमर उससे उधार पे खरीदने आएगा तो कहने से वो सबका अलग अलग जगह पे हिसाब रखेगा। ए का हिसाब अलग, बी का हिसाब अलग, फिर सी का हिसाब अलग, टी का हिसाब अलग, अलग अलग लोगों का हिसाब रखेगा। आइदर वो कोई प्रॉपर फॉर्मेट बना के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा या फिर वो डायरी में सब हिसाब लिखेगा। डायरी में अल्फाबेटिकली
वो नाम के हिसाब से वो पेज पे जाएगा और वहां पे देखेगा कि इसको कितना बेचा है, उससे कितना पैसा आ गया, अब उसको बाकी कितना उससे लेना है। समझ में आया तुम्हें ये? तो अकाउंट यानी क्या? अकाउंट यानी बेसिकली वो पर्टिकुलर चीज का या पर्सन का या खर्चे का या असेट का हिसाब रखना। दैट इज व्हाई व्हेन आई स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट अकाउंट्स, मैंने बोला अकाउंट्स यानी हिसाब रखना। तो हिसाब कैसे रखते हैं? तो हमें किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ पैसा लेना है या किसी को कुछ पैसा देना है, तो हम उन सबका अलग 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 हिसाब रखेंगे। नाउ as rightfully we all know and we have said that the purpose of accounts is to know the true financial position of the business, is to know the true financial position of business। तो बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहना से हर एक जो एक्टिविटीज हो रहा है उसका उसका मुझे हिसाब रखना पड़ेगा। यानी मुझे देखना पड़ेगा कि कितना मेरा परचेज हुआ पूरे साल में, कितना मेरा सेल्स हुआ, कितने मेरे अलग अलग एक्सपेंसेस हुए, जैसे कि रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर मुझे वो भी हिसाब रखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने असेट है, यानी कितने रुपए का फर्नीचर है, फिर कितना वैल्यू का बिल्डिंग है या ऑफिस है या प्रेमाइसेस है, ओके, फिर कितने वैल्यू का मशीनरी है। तो हर एक चीज का मुझे बिजनेस में हिसाब रखना पड़ेगा, तो ही मैं फाइनेंशियल पोजीशन जान सकूंगा और तो ही मैं मेरे बिजनेस में ये सब का एनालिसिस करके बिजनेस को और अच्छी तरह और बेटर इंप्रूव करके या ग्रोथ कर सकता हूँ इस बिजनेस का। क्योंकि मुझे अब पता है कि मेरा हर एक चीज का कितना खर्चा हुआ, कितना असेट है, कितने लोगों को पैसा देना है, कितना लायबिलिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये भी जानना चाहूंगा, बिजनेस जानना चाहेगा कि ओनर का कितना पैसा बिजनेस में है। तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ अकाउंट? अकाउंट यानी हर एक चीज का हिसाब रखना। नाउ ये अकाउंट का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर्मेट कैसा बनता है? आई जस्ट शो यू द फॉर्मेट। जस्ट अ मोमेंट। Now over here you can see कि यहाँ पे दिया है व्हाट इज एन अकाउंट। तो और ऐसा भी कहा है कि स्टेट द टाइप्स ऑफ अकाउंट विथ 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो अकाउंट क्या है? ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ नरेशन कॉल्ड अकाउंट इन अ ड्यूअल एस्पेक्ट फॉर्म। ये ड्यूअल एस्पेक्ट फॉर्म क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन का यू हैव सीन कि देयर आर 2 इफेक्ट। Effect 1, what we have seen is comes in receiver or expense. Effect 2 is goes out, giver and income. So हर एक transaction का there will always be 2 effects, and that in every transaction has 2 sides, and these 2 sides are recorded in the form of accounts. Now ये अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है ध्यान दो प्लीज। अकाउंट का फॉर्मेट, बिकॉज तुम्हें ये सब फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे
while we'll be doing the further chapters, you can see name of the account दिया है कि ये किसका हिसाब हम रख रहे हैं. You understood what is the meaning of name of the account? Name of the account यानी किसका हिसाब रखना है. Name of the account यानी किसका हिसाब हमें रखना है. For example, electricity is one of the major cost component for a coaching class. तो मुझे मेरे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का हिसाब देखना है, तो मेरे अकाउंट का नाम क्या होगा? यू कैन आंसर. मेरे अकाउंट का नाम क्या होगा? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मेरे क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब रखना है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मैं हिसाब रखूंगा जो अकाउंट में, तो वो अकाउंट का नाम क्या रखूंगा मैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल. एग्जैक्टली, वेरी गुड. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट. फिर मुझे स्टूडेंट्स का हिसाब रखना है, तो जैसे तुम्हारा नाम है तो रिकेन अकाउंट, हेमांगी अकाउंट, रुचि अकाउंट, कानन अकाउंट, विधि अकाउंट, मानव अकाउंट, श्रीधर अकाउंट, दीपा अकाउंट, काशवी अकाउंट, दीप अकाउंट, जयदत्त अकाउंट, प्रणव अकाउंट. समझ में आया ये? समझ में आया ये? तो जिसका भी हमें हिसाब रखना है, हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, और हमें बिजनेस में हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ेगा. तो बिजनेस में जो भी हो रहा है सबका हिसाब रखेंगे, और सबके अकाउंट को अकॉर्डिंगली हम नाम देंगे. समझ में आया ये सबको? Yes. ओके. नाउ ये अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बनेगा? तो यू कैन सी द फॉर्मेट ओवर हियर. ये दिया है सम नेम का अकाउंट, उसमें देयर इज डेबिट साइड, सो वी राइट डेबिट. वी हैव क्रेडिट साइड. ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अकाउंट. ओके. अकाउंट्स इज जनरली अ टी शेप फॉर्मेट लाइक दिस. उसका लेफ्ट इज डेबिट, राइट इज क्रेडिट. इज दिस क्लियर? लेफ्ट इज डेबिट, राइट इज क्रेडिट साइड. ओके. तो वो पूरे पेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट. फिर क्या आता है? डेट है, पर्टिकुलर्स है, फिर एक और आता है जेएफ करके, जो यहाँ अभी मैंने इनिशियली तुम्हें नहीं दिया है बिकॉज ये तुम्हारा बिगनिंग है. देन अमाउंट है, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. अंडरस्टूड दिस? तो हिसाब हम कैसे रखते हैं कि जैसे कि इतना इतना पैसा, इतना इतना हमें पैसा कलेक्ट करना है, उसमें से इतना पैसा आ गया, तो अब हम हिसाब लगा सकते हैं कि और कितना पैसा लेना बाकी है. समझ में आया सबको? तो एक अकाउंट जो होता है वो ऐसा दिखता है. अभी तुम्हें अकाउंट नहीं बनाने हैं. अकाउंट बनाना तुम चालू करोगे इन द चैप्टर लेजर पोस्टिंग. ओके. उसके पहले कैश बुक इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ अकाउंट लाइक दिस, बट एक्चुअल लेजर पोस्टिंग जब हम करेंगे तो हम ऐसे बहुत सारे टी शेप फॉर्मेट वाले अकाउंट्स बनाएंगे. दिस कम्स आफ्टर योर चैप्टर जर्नल एंट्रीज. राइट नाउ इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज क्लियर? नाउ ये जो अकाउंट है, हमने अकाउंट का नाम तो दे दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है, विधि अकाउंट है, मानव अकाउंट है, श्रीधर अकाउंट है. अलग अलग अकाउंट के नाम दे दिए. फिर ओनर का अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है. तो ये सब नाम तो दे दिए, पर अब हम क्या सीख रहे हैं ये चैप्टर में कि ये सब जो नाम लिख के अकाउंट बनाए हैं, उन अकाउंट का टाइप क्या है, यानी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वही आज हम सीखेंगे इन दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ये अकाउंट क्या है पता चला, अकाउंट का नाम क्या है पता चला सबको. अच्छा, अगर मैं किसी को Yes.
अगर मैं किसी को पगार देता हूं तो उसका अकाउंट में मैं नाम क्या लिखूंगा? पर्सनल किसी को अकाउंट। पगार दिया तो पर्सनल तो अभी मैंने बोला ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस, इज क्लियर? सैलरी अगर मैं किसी को भाड़ा देता हूं तो कौन सा अकाउंट? रेंट एक्सपेंस। रेंट Rent एक्सपेंस। expense. पता चला सबको? अच्छा, Yes. अगर मैं एक होंडा एक्टिवा खरीदता हूं बिजनेस के लिए तो कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ओ भाई, एसेट। बिजनेस के पैसों से मैंने अगर एक एक्टिवा खरीदा तो कहाँ कैपिटल हुआ? मुझे लगा बिजनेस के लिए अपने से। क्या? Vehicle expense, sir. Vehicle expense. वेरी गुड मानव, व्हीकल एक्सपेंस, वेरी गुड। अगर मैं एक यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स विद पेरेंट्स आते हैं, उनको बैठने के लिए मैंने एक सोफा सेट बनाया तो उस अकाउंट का नाम क्या रखूंगा मैं? फर्नीचर एक्सपेंस। Purchase expense. फर्नीचर एक्सपेंस। पता चला सबको ये? ओके, तो Yes. ऐसे सब अगर नाम दिए हैं हमको, ओके, हमें उसमें से क्लासिफाई करना है, यानी आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अकाउंट का नाम है वो कौन से प्रकार का अकाउंट है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट। यू अंडरस्टूड? ये पर्पस ऑफ दिस टॉपिक क्या है? ये टॉपिक का पर्पस पता चला? ओके, अब Yes, sir. ध्यान देना प्लीज। और म्यूट कर देना अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो अभी, प्लीज। नाउ I'll go again to the whiteboard. Now over here, just a minute. Now अब ये तुम्हें पता चला परचेज, सेल्स, फिर रेंट, सैलरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल, ड्राइंग, सो मेनी, बिकॉज बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो ऐसे सबके अलग अलग हिसाब रखने, तो अलग अलग अकाउंट बनाया। मैं वंस अगेन बोलता हूँ, तुम सबका नाम लिख के भी सबका हिसाब में अलग रखूंगा, किसका कितना फीस आया। इज दिस क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में there are main two category. One is personal accounts and other is impersonal. One is personal accounts and other is impersonal account. In impersonal account there are two category, real account and nominal account. So normally if someone says what are the types of accounts, so we say three types of accounts: personal, real and nominal. Is this clear? तुमने ये तीनों टाइप इनडायरेक्टली टू इफेक्ट्स के अंदर कवर कर लिया है। नाउ पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इसके रूल पे मैं बाद में आऊंगा, पहले हम समझ लेते कि पर्सनल अकाउंट यानी क्या। एज यू कैन सी ओवर योर, पर्सनल में द वर्ड कम्स इज पर्सन, पर्सन। नाउ ये पर्सन कौन है? नाउ पर्सन अकाउंट्स में यानी क्या, लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स यानी हमारे जैसे लोग, तुम सब, मैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, जितने भी बैंक में अकाउंट होल्डर इन पर्सन है, जैसे कि जो चल के बैंक के अंदर आ सकता है और बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करके वापस जा सकता है, उन सबको हम कहते हैं पर्सन हु आर लिविंग बीइंग्स, और वी कॉल इट इंडिविजुअल, individuals like you and me. Is this clear? Can I say तुम सबके जितने भी अकाउंट्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बने हैं, तुम्हारा हिसाब रखने के लिए तुम सब इंडिविजुअल्स हो, एक्चुअल पर्सन हो। अंडरस्टूड दिस? पर अकाउंट्स में हम सिर्फ
लिविंग बीइंग के साथ बिजनेस नहीं करते, हम आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी बिजनेस करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन कौन है? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने जब यूविल का फीस भरा बाय चेक, तो उस पे नाम किसका लिखा? सागर सर का? तुम्हारे पेरेंट्स ने नाम किसका लिखा? यूविल। यूविल। यूविल का नाम लिखा। क्यों? क्योंकि यूविल एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पता चला? आर्टिफिशियल पर्सन वो है, ओके, जो रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है, वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटी है, which can be giver, which can be receiver. Is this clear? तुमने फीस दिया, ओके, तो किसको फीस दिया? यूविल को दिया, तो यूविल इज द रिसीवर। समझ में आया? आर्टिफिशियल पर्सन यानी का, मैं ना बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो खाली तुम कंफ्यूज होगे। तुम्हें सिंपली अगर समझना है कि आर्टिफिशियल पर्सन यानी क्या, तो तुम्हें क्या करने का, कोई भी रोड पे जाओ, whenever you go, जितने भी रोड पे सब नाम लिखे, बोर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, जगदीश फरसान, okay, ला पिनो पिज्जा, हेलो जोन, अजंता टेलर्स, गुड्डूज प्रोविजन स्टोर्स, यूविल क्लासेस, बराबर है? ऐसे तुम नाम देखते हो बोर्ड पे, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? तुम्हारी स्कूल, जब तुम फीस का चेक भरते हो तो स्कूल के नाम का चेक देना पड़ता है, ट्रस्ट के नाम का। तो तुम्हारा स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, इन शॉर्ट कहीं पे भी नाम लिखे हैं जो बोर्ड पे, वो सब तुम्हारे आर्टिफिशियल पर्सन है। इज दिस क्लियर? Is this clear all of you? You Yes, sir. understand what is artificial Yes, person? sir. आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है? आता है कंपनीज, देन आता है हॉस्पिटल्स, यू कैन ऑल्सो राइट विथ मी, ओके, उसके साथ आता है बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि हम सब का मेहनत का पैसा बैंक में रहता है। देन schools, then universities, companies, hospitals, banks, schools, universities, municipalities, government of India, then state governments, जैसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, देन ट्रस्ट, ये जो मंदिर है, ये जो स्कूल्स है, वो ट्रस्ट पे चलते हैं, तो ट्रस्ट आ गए, जहां पे ट्रस्टीज होते हैं, सो ट्रस्ट। देन म्युनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, या Restaurant. यस, रेस्टोरेंट्स भी आ गए, चलो बढ़िया, रेस्टोरेंट्स। आई थिंक बहुत मिस कर रहे हो तुम रेस्टोरेंट्स को ऐसा लग रहा है मुझे। डोंट वरी, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देन NGOs, यस, वेरी गुड, एनजीओस,
एनजीओ का कैफ। किसी नाम दे सकते हो तुम? बड़ौदा का कोई फेमस एनजीओ? पूरा चैप्टर है इसके ऊपर लेटर ऑन। कैन यू नेम सम एनजीओ? आकांक्षा फाउंडेशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड, आकाश फाउंडेशन। फिर बड़ौदा फेमस सबसे पॉपुलर कौन से फेस्टिवल के लिए है? यूनाइटेड वे। एग्जैक्टली, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे सब एनजीओ, यानी इन शॉर्ट सी, ये लिखने के लिए तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज वी कैन आल्सो राइट ज्वेलर्स आ गए, टेलर्स आ गए, हजार चीजें हम लिख सकते हैं। ओके, कोचिंग क्लासेस आ गए, बट ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, क्या मानो? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ओसी तुम जो सीख रहे हो, तो हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आ गए। तो इन शॉर्ट तुम कैसे बता सकते हो कि ये एक पर्सनल अकाउंट है, रिलेटेड टू अ पर्सन है? तो सिंपल है, तुम्हें देखना है क्या ये किसी चीज का नाम है। जैसे हम सबका एक नाम है, तो कंपनी है तो नाम है, हॉस्पिटल है तो नाम है, बैंक है तो नाम है, स्कूल है तो नाम है, यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, ट्रस्ट, रेस्टोरेंट, पोर्ट्स, यानी कहीं पे भी नाम लिखा है तो वो हो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टूड व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट? नाउ ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसको हम पर्सन क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई राइट ओवर हियर अ एग्जाम्पल। Sold goods of rupees 10,000 to BHS, बड़ौदा हाई स्कूल। इसका टू इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट ए क्या आएगा? इसका इफेक्ट ए क्या आएगा? What comes in, cash comes in. Who is the receiver? is the receiver and what goes out. Oh, માનવ, Go આમાં out. કઈ લખ્યું છે કે cash આવે બેટા? Is શું the sir? receiver and what goes. એક્ઝેક્ટલી, માનવ આમાં ક્યાં લખ્યું છે કે પૈસા આયા? ના પણ sir, આમાં જે છે ને કે પેલો sold goods of rupees 10,000 તો હજી પૈસા તો આવે જ ને. 2 BHS, 2 BHS. બધા આપ લોકો આમ વિધા goods તો હજી ના પૈસા આપણને ના મળે. અરે પણ અત્યારે મળે છે એવું લખ્યું છે? ના અત્યારે નહીં મળતા. તો અત્યારની વાત કરને, આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં લખ્યું છે કે રૂપિયા મળે છે? ના આમાં નહીં લખ્યું પણ. તો આપણે માનવ નિયમ શું છે અકાઉન્ટ શીખવાનો? કે પહેલા આપણે આખું ટ્રાન્ઝેક્શન વાંચવાનું, પછી આપણે વિચારવાનું, સમજવાનું અને પછી બોલવાનું. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? પહેલા બોલીએ છીએ, પછી આપણે વાંચીએ છીએ, અને પછી એવું લાગે સર આ કંઈક ખોટું બફાઈ ગયું, તો પછી આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. એટલે તારો આખો ટ્રેક જ ઊંધો છે ભાઈ. ખ્યાલ આવ્યો? પહેલો સ્ટેપ છે ટ્રાન્ઝેક્શન વાંચો. આ હું તને કેમ કહું છું? કેમ કે ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિફાઇન યુ ઇન ફ્યુચર. કેમ કે તું એકવાર જે બોલીશ એનાથી લોકો તને જજ કરશે. એટલે ઓલવેઝ થિંક બિફોર યુ સ્પીક. Yes sir. First you read the transaction, see what is happening. To BHS, તને BHS નહીં ગમતી? હું તેજસ નામ લખું અહીંયા? हाँ चलसे होगा ना. आंसर है, हाँ, ओके। तो यहाँ पे इफेक्ट ए क्या आएगा? सबको पता है BHS is the receiver. Receiver. You understood this? And what goes out? Goods goes out. Now हम यहाँ पे BHS को रिसीवर क्यों कहते हैं? क्या BHS स्कूल कोई इंसान है हमारी तरह जिसका हैप्पी बर्थडे आया, जिसका डेथ एनिवर्सरी भी आएगा? BHS घूम रहा है बाइक पे इधर उधर, क्या BHS
कोई हमारे जैसा लिविंग पर्सन है? चलो आज बीएचएस को मारते हैं। No, ऐसा हो नहीं सकता है, ओ बीएचएस आया उसने मेरे को लाफा मार दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है तो बीएचएस फिर भी हमने लिखा रिसीवर, बिकॉज बीएचएस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ स्कूल। ओके, तो हम स्कूल को ये गुड्स बेच रहे हैं। अगर स्कूल ने पैसा नहीं दिया तो हम किसके ऊपर केस करेंगे? प्रिंसिपल के ऊपर या स्कूल के ऊपर? केस किसके ऊपर होगा? स्कूल के प्रिंसिपल पर। स्कूल के प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल के ऊपर होगा या स्कूल के ऊपर होगा? प्रिंसिपल सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। ओ भाई 2 મિનિટ બધા શાંત થઈ જાઓ, હું ફરી તમને પ્રશ્ન પૂછું છું ગુજરાતીમાં। अब ध्यान देना, अगर BHS ए मने 10,000 rupees ना आप्या, if BHS did not give me 10,000 for the goods which I have sold to BHS, I have to go to consumer court, मेरा पैसा मुझे मिला नहीं। तो मुझे ये बताओ, मैं केस किसके नाम पे रजिस्टर करूंगा? स्कूल के नाम पे। स्कूल के प्रिंसिपल। स्कूल के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे नहीं, स्कूल पे करेंगे। नहीं, इसमें प्रिंसिपल बीच में कहाँ पे आ गए? ओके ओके ओके, जिनके भी माइंड में डाउट आया, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का सामान रिलायंस को सप्लाई किया, पर रिलायंस ने मुझे पैसा दिया नहीं, तो मैं ये केस मुकेश अंबानी पे ठोकूंगा कि रिलायंस पे? रिलायंस पे या मुकेश अंबानी पे? क्या हुआ भाई, किसके ऊपर? रिलायंस। रिलायंस। मेरा केस बीएचएस के ऊपर होगा या उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर, उसके पीयून, उसके ऑफिस के स्टाफ के ऊपर होगा? तो ये जो स्कूल के ऊपर मैं केस करूंगा, तो ये स्कूल क्या है? वो मेरी तरह तुम्हारी तरह इंसान नहीं है। स्कूल को मैं जेल में बंद नहीं कर सकता हूं, पर स्कूल एक आर्टिफिशियल पर्सन है which is represented by principal, which is represented by its management. Reliance is represented by Mukesh Ambani. But if I want to file a case, I will file against Reliance. I will file against BHS. समझ में आया सबको? Yes, sir. We say BHS is the receiver. Is the concept clear, all of you? Yes, sir. नो सर। अब किसने बोला नो? सर मैं बोल्यो। पर कौन? तू એટલે કોણ? શ્રીધર? हाँ सर। हाँ, શું ક્લિયર ના થયું બેટા? સર તમે આર્ટિફિશિયલ અકાઉન્ટ બોલ્યા, અરે આર્ટિફિશિયલ પર્સન બોલ્યા એ મને ખબર પડી ગઈ, पर આર્ટિફિશિયલ પર્સન માં પર્સનલ અકાઉન્ટ એ ખબર ના પડી મને। અરે પણ હું આવું છું એના ઉપર, હજી તો મેં કઈ ટોપિક બતાવ્યું છે બેટા? તને એ ખબર પડી કે બીએચએસ પર કેસ થશે કે પ્રિન્સિપલ પર થશે, એ ખબર પડી? हाँ એ ખબર પડી ગઈ। હા, તો બસ હું તેના આગળ કઈ ગયો જ નહીં ભાઈ। રૂકી જા, થાંબા, જસ્ટ ચિલ બ્રો। ઓકે, નાउ शुड आई? ओके ओके, नाउ अब ध्यान दो, यहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल है। ओके, वी हैव गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स एंड दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ ये रूल तुम्हें बाय हार्ट होना चाहिए। बाय हार्ट यानी बाय योर ओन हार्ट। इज दिस क्लियर? ये रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ यू विल से सर रिसीवर गिवर, तो रिसीवर गिवर कौन हो सकता है?
वो एक स्कूल हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकता है, वो हम लोगों के जैसा इंसान हो सकता है, वो एक कोई भी बिजनेस हो सकता है। पता चला अभी ये पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? Yes. श्रीधर, where are you, श्रीधर? ओके, पता चला अब बेटा? Yes. Yes. ओके ओके ओके। तो हमारा पर्सनल अकाउंट अगर कहीं पे भी आता है, अच्छा अब तुम्हें याद है मैं तुम्हें ऐसे अंडरलाइन करवाता था कि अंडरलाइन करो, तो ये BHS का जो अकाउंट बनेगा उस अकाउंट का नाम है BHS अकाउंट। पर वो कौन से टाइप का अकाउंट है, तो कैसा पता चलेगा कि ये पर्सनल है? बिकॉज BHS इज अ स्कूल और यहाँ पे BHS इज द रिसीवर। तो रिसीवर गिवर कौन हो सकता है? वो हो सकता है रियल पर्सन लाइक यू एंड मी, या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन। इज दिस क्लियर? तुम लोग डी मार्ट में गए हो? डी मार्ट, Yes. तो डी मार्ट में जो कैशियर है, कैशियर जब वो बिल बनाता है तो बिल के ऊपर किसका नाम आता है? हु इज द सेलर ऑफ गुड्स? दैट पर्सन। अंडरस्टूड? तो कैन आई से डी मार्ट इज अ पर्सनल अकाउंट? अंडरस्टूड दिस? अगर तुम्हें चेक देना होगा, चेक, तो तुम किसके नाम का चेक दोगे? वो इंसान के नाम का या डी मार्ट? चला कंसेप्ट पता चला पर्सनल अकाउंट क्या है। अच्छा, ये पर्सनल अकाउंट में एक दो अकाउंट और जोड़ देंगे हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चों, वो है याद करो ट्रांजैक्शन जहां पे हमने लिखा था कैश कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर। याद आया तुम्हें? ओनर इज द गिवर। Owner, can I say, is also a personal account? Yes, sir. So whenever owner is the giver, personal account, उसका हम हिसाब रखेंगे तो उस अकाउंट का नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। और ओनर जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा, ओनर इज द रिसीवर, तो उसका नाम देंगे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट। इज दिस क्लियर? लिख लो। सब लिख दिया सबने? Yes, sir. अच्छा, go through it, see if you have any doubt. अकाउंट्स में गोखम पट्टी करना नहीं, और मैं इसके लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूँ। टेक्निकल में अगर पढ़ना चालू करूंगा तो तुम अलग लेवल पे कंफ्यूज हो जाओगे। तुम रियल लाइफ से कनेक्ट करके अकाउंट्स को पढ़ोगे जो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये समझ में आया पर्सनल अकाउंट क्या है? अब तुम जब घर से बाहर निकलोगे तो जितने भी शॉप, स्टोर, बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स देखोगे तो पता चल जाएगा ये सब पर्सनल अकाउंट। दे कैन बी रिसीवर, दे कैन बी गिवर। इज दिस क्लियर? Yes. ओके, नाउ સર કેપિટલ અકાઉન્ટ અને ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ હજી એકવાર સમજાવો ને। જો આપણે પર્સનલ અકાઉન્ટ કોને કહીએ? જે પર્સન છે કે જે આર્ટિફિશિયલ પર્સન છે, હવે એને આપણે બિઝનેસમાં કેમ રેકોર્ડ કરવા પડે? આપણે બિઝનેસમાં આ બધાના નામ કેમ લખવા પડે છે આપણને? કેમ કે આપણે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એ લોકો જોડે કરી રહ્યા છે જેમાં they become the receiver or they become the giver. You agree with me? Yes, sir. Now, just like outsiders, वैसे ओनर भी बिजनेस में पैसा लाता है। ओनर brings money in the business. So business के लिए एक इफेक्ट है cash comes in, और दूसरा इफेक्ट क्या आता है? ओनर इज द गिवर। अब ये ध्यान दो कि ओनर बिजनेस को पैसा देता रहता है अलग अलग टाइम पे,
तो जितना भी पैसा अभी तक ओनर ने दिया उसका बिजनेस को हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं? Yes. रखना पड़ेगा। पड़ेगा। तो हाँ। उसके लिए जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम आएगा कैपिटल अकाउंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि अभी तक ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। गॉट इट? यू अग्री विथ मी? Yes, sir. और Yes, sir. इसके साथ साथ ओनर बिजनेस से पैसा भी विड्रॉ करता है। तो जब ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, तो एक इफेक्ट आता है, कैश गोज आउट। दूसरा इफेक्ट क्या आता है? ओनर इज द रिसीवर। आया कि नहीं? Yes. तो रिसीवर ओनर है तो उसका हिसाब हम अलग रखते हैं ताकि हमें पता चले कि अभी तक ओनर कितना पैसा बिजनेस में लाया और उसमें से अभी तक उसने कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया। तो उसके लिए हम बनाएंगे अकाउंट जिसका नाम है ड्रॉइंग्स। यू कैन राइट इन ब्रैकेट, प्लीज राइट इन ब्रैकेट, कैपिटल अकाउंट के बाजू में ओनर is the receiver and drawings में owner, sorry, capital में owner is the giver and drawings में owner is the receiver. Capital account में owner is the giver and drawings में owner is the receiver, so that we come to know that how much money owner has invested so far and how much money owner has taken from the business. ओनर रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है जहां पे हमने लिखा है ओनर इज द रिसीवर, ओनर इज द गिवर, तो जहां पे भी रिसीवर गिवर आया वो कौन सा अकाउंट हो गया? वो हो गया पर्सनल। एनी डाउट इन दिस? इज द कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेकंड करेंगे हम। सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। इसके दो पार्ट्स है। वेट अ मोमेंट। सो सेकंड जो हम कर रहे हैं वो है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ये क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर माइंड एंड इन आवर वर्कशीट्स। नाउ गुड्स रिलेटेड अकाउंट तुमने ऐसा लिखा था, गुड्स कम्स इन, गुड्स गोज आउट, सबने। तो गुड्स में अब मुझे ध्यान देना प्लीज, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। मुझे ना गुड्स का हिसाब रखना है। आई वॉन्ट टू कीप हिसाब ऑफ ऑल माई गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो अब अगर मैं हर एक बार ऐसा लिखूंगा, इतने का गुड्स आया, इतने का गुड्स गया, इतने का गुड्स आया, इतने का गुड्स गया, इतने का गुड्स ओनर लेके चला गया, इतने का गुड्स चोरी हो गया, तो साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कितने का गुड्स मैंने खरीदा, कितने का गुड्स मैंने बेचा, कितने का गुड्स चोरी हो गया, कितने का गुड्स मैंने डोनेशन कर दिया। तो गुड्स रिलेटेड अकाउंट में हम नाम अलग अलग टाइप के गुड्स के ट्रांजैक्शन को अलग अलग नाम के अकाउंट्स बनाएंगे। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन।
ओपनिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? आज दिन खत्म हुआ, दुकान जब मैं बंद करने गया तो मैंने गिन लिया कि आज का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यानी आज के दिन के अंत में कितना सामान मेरी दुकान में रह गया है। तो वो हो गया क्लोजिंग फॉर द डे। नेक्स्ट डे सुबह जब मैं शॉप खोलूंगा, दुकान खोलूंगा, तो जितना भी सामान है कहने से वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक यानी क्या पता चला? Yes, ओके, sir. तो ओपनिंग Yes. स्टॉक यानी, हाँ फिर से समझाता हूँ, थोड़ा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। जब आज मैंने मेरा सारा बिजनेस खत्म करके जब दुकान बंद किया तो मेरे पास जितना भी दुकान में सामान रह गया, कहना से वो मेरा आज का रात का क्लोजिंग स्टॉक है। Yes. नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग Yes. जब मैंने दुकान खोला, दुकान का शटर उठाया और जितना भी सामान था कहना से वो आज का मेरा ओपनिंग स्टॉक है। Yes. तो ओपनिंग स्टॉक किसका है भाई? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स यानी क्या? हम जिसका बिजनेस करते हैं, जिसको बेच के खरीद के हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। समझ में आया सबको? अच्छा, Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक का हिसाब जाएगा ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में, यानी एक पेज पे हम ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, हेडिंग, वहां उसका हिसाब लिख देंगे कि क्या क्या आइटम था, क्या क्या प्राइस था, कितने रुपए का मेरा ओपनिंग स्टॉक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज अकाउंट। नाउ ध्यान दो वंस अगेन, बिकॉज थोड़ा नेटवर्क वीक हो गया था बीच में। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हमने दो इफेक्ट देखा है, गुड्स कम्स इन एंड गुड्स goes out. So if I say goods, either I can say goods comes in or I'll say goods goes out. I'll write goes out. And comes in. Now goods comes in. तुम मुझे खुद बताओ, बिजनेस में सामान कब आता है दुकान में? बिजनेस में मेरे शॉप पे सामान कब आएगा नया? जब वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तब नया आएगा। तो कहना इसे जब मैं खरीदूंगा तब नया आएगा। जैसे तुम्हारे घर पे सामान कब आता है? जब तुम जाके खरीदते हो। यू अग्री? तो Yes. goods can come in when you buy goods. All of you agree? Second, can I say कि मैंने मेरे कस्टमर को कुछ सामान बेचा, अब उसको वो सामान पसंद नहीं आया, सामान में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कहना ही से कि अब मेरा जो कस्टमर है वो मुझे सामान वापस कर रहा है, तो भी मेरे लिए गुड्स कम्स इन हुआ। ऐसे ट्रांजैक्शंस हमने देखे हैं। पता चला बेचा था, अब उसको पसंद नहीं आया, उसने मुझे गुड्स वापस किया। कैन आई से एट दैट टाइम आल्सो आई हैव रिटन गुड्स कम्स इन, समवन इज द गिवर। तो एक तो खरीदा है, एक कोई रिटर्न कर रहा है। समझ में आ गया ये? अच्छा, गुड्स गोज आउट कैसे होता है? एक दुकानदार जब कोई आके परचेस करता है, यानी कहने से जब हम बेचते हैं, व्हेन वी सेल गुड्स, Yes. कहने से गुड्स गोज आउट। कहने से मैंने खरीदा पर अब मुझे पसंद नहीं आया, डैमेज गुड्स आ गए। पार्ले जी के 200 बॉक्स ऑफ बिस्किट्स मैंने खरीदा, पर जैसे ही पैकेट खोलना चालू किया, बिस्किट्स वर ब्रोकन, इट वाज डैमेज, तो मेरा कस्टमर मेरे से खरीदेगा नहीं, तो मैंने वो बिस्किट्स वापस कर दिए कंपनी को।
तो कैन आई से तभी भी गुड्स आर गोइंग आउट? Yes. तो कैन आई से व्हेन आई एम रिटर्निंग? Yes. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. तो हमने Yes, क्या देखा, जब हम खरीदते हैं when we buy goods, और उसका मुझे हिसाब रखना है कि कितना गुड्स मैंने अभी तक खरीदा, तो मैं बनाऊंगा परचेज अकाउंट फॉर गुड्स विच आई हैव परचेज. इज दिस क्लियर? यू कीप राइटिंग विथ मी. देन जैसे मैंने खरीदा है वैसे मैंने कभी, जैसे मैंने खरीदा है मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने रिटर्न कर दिया, तो कैन आई से मेरा दूसरा अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट यानी कैन आई से अगेन गुड्स गोज आउट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? परचेज रिटर्न यानी मानव પરચેસ કરેલો સામાન પાછો આપ્યો તો એનો હિસાબ રાખવો પડશે ને આપણે આખું વર્ષ કે કેટલો સામાન આપણે ખરીદ્યો અને ખરીદેલો સામાન કેટલો આપણે પાછો કર્યો. Is this clear? हिसाब रखो पड़ेगा શું માનવ? ना कुछ नहीं हूं के બધો હિસાબ રાખવો પડે. Exactly. Now जैसे परचेज है वैसे जैसे परचेज है तो उसका परचेज रिटर्न अकाउंट है. अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर दो, परचेज रिटर्न अकाउंट के दूसरा भी नाम, उसका एक दूसरा भी नाम है. सो ब्रैकेट में आई विल राइट परचेज किया हुआ लौटाया, so goods goes out, so it is also known as returns outward, also known as returns outward. पता चला ये सबको? ये नाम याद रहेगा सबको? Purchase return also known as returns outward. Got it? Why outward? Because goods are going out. Now, जैसे खरीदा वैसे बेचा, तो उसका हिसाब, बेचने का हिसाब, सेलिंग गुड्स का हिसाब हम रखेंगे सेल्स अकाउंट में. तो यहां मैंने लिख दिया सेल्स अकाउंट. फॉर व्हाट? फॉर गुड्स सोल्ड. नाउ टेल मी, सेल्स अकाउंट है तो नेक्स्ट अकाउंट क्या आएगा? Sales return. Sales return account. Sales return account. Sales return account. A/C. Okay, यानी account. Short form of account. A-/C. Now sales return account यानी क्या? Goods comes in. इसका दूसरा नाम कौन बताएगा मुझे? Return inwards. Return Returns inward. Understood this? Returns inward. Came inward. बेचेला सामान पाछो आयो, बेचा हुआ सामान वापस आया. Goods what was sold earlier are coming back to us. Is this clear, all of you? Any doubt now? Now, अब ध्यान देना, very important. परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया. गुड्स कम्स इन, गुड्स गोज आउट. पर गुड्स और भी अलग अलग तरीके से बाहर जाते हैं. Can you give me some example? Yes, sir. चोरी. चोरी, तुरंत माइंड में चोरी आ गया. ओके, बढ़िया. Okay, Goods destroyed. फिर उसके पहले Goods destroyed. कैन आई से एक मिनट,
कैन आई से ओनर विथड्रू गुड्स, ओनर गुड्स लेके चला गया, कैन आई से? Yes. देखा था कैपिटल ट्रांजैक्शन में, तो ओनर को खुद के घर के लिए अगर कुछ खरीदना है, उसका खुद का ही प्रोविजन स्टोर है, तो वो बाहर से क्यों खरीदेगा, अपनी दुकान से लेके चला जाएगा। तो बिजनेस को तो हिसाब रखना पड़ेगा कि ओनर कितना खुद अपने घर पे ले गया। तो ओनर विथड्रू, तो उसके लिए वी मेक अ अकाउंट, ध्यान दो, आई जस्ट चेंज दिस, उसका हिसाब हम रखेंगे अकाउंट में जिसका नाम है गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। अगेन गुड्स गोस आउट, देन नेक्स्ट Goods stolen. किसी ने कहा था यस गुड्स स्टोलन, वेरी गुड, गुड्स स्टोलन, तो उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दो, डियर स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन फॉर अ मोमेंट। अगर तुम्हारा खुद का प्रोविजन स्टोर है तो तुम्हें हिसाब रखना पड़ेगा ना, पूरे साल में कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना गुड्स ओनर लेके गया, कितने का सामान चोरी हो गया। फिर कैन आई से गुड्स आर ऑल्सो मेनी टाइम्स गिवन For charity. for charity, yes, very good, or donation। फिर तो इसका भी अलग से हिसाब रखना पड़ेगा, तो इसका भी अलग अकाउंट बनाएंगे। फिर ध्यान दो, many provision stores, when a new product is introduced, they will give free samples। तो can I say goods given as samples? और गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, इनका भी अलग हिसाब रखना पड़ेगा। देन व्हाट? Goods destroyed. यस, वेरी गुड, गुड्स डिस्ट्रॉयड। अब ये गुड्स डिस्ट्रॉयड कैसे हो गए? आइदर बाय फायर, आइदर बाय रेन। ओके, तो इसमें गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट बना लेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन अकाउंट बना लेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड तो हुआ, पर किस वजह से हुआ वो भी एक ओनर को जानना है कि बिजनेस में कितने का नुकसान हुआ, किस वजह से नुकसान हुआ। तो वेरियस गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट वी कैन मेक बाय फायर, बाय रेन, अंडरस्टूड दिस, बाय अर्थक्वेक। ओके, तो अलग अलग तरीके से गुड्स गोज आउट, गुड्स विथड्रॉन है, गुड्स स्टोलन है, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी और डोनेशन है, गुड्स गिवन एज सैंपल्स है। तो ये सब का भी हमें अलग हिसाब रखना पड़ेगा। नाउ ध्यान दो, ये सब जो गुड्स है जो डिस्ट्रॉय हो गए, जो ओनर लेके चला गया, जो हमने किसी को डोनेशन में दिया है, क्या हम इसमें कोई प्रॉफिट कमाते हैं? इसमें हमें कोई प्रॉफिट होता है ये सब गुड्स पे? कुछ नहीं। जो ये तो सब क्या है, ओनर लेके गया तो ड्राइंग्स हो गया, गुड्स स्टोलन हुआ तो लॉस हो गया, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी और डोनेशन तो डोनेशन का खर्चा हो गया, गुड्स गिवन एज सैंपल और एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये जितने भी गुड्स है which goes out, ओके, ये सब का जितना भी अमाउंट आता है अलग अलग, इन सबको हम फ्यूचर में परचेज अकाउंट में से माइनस करते हैं। ओके, जब मैं सिखाऊंगा तुम्हें फाइनल अकाउंट्स, तब मैं ये सब रिविजिट करूंगा। ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए है कि ये जितने भी गुड्स रिलेटेड अकाउंट है जहां पे गोज आउट, डिस्ट्रॉय, स्टोलन, वो सब इन फ्यूचर जितना खरीदा था
उसमें से ही ये सब जा रहा है, तो परचेज में से माइनस होता है। अभी के लिए यू कैन जस्ट पुट दैट स्टार, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो गुड्स रिलेटेड में ये सब अकाउंट है, एंड देन वन मोर अकाउंट आई विल ऐड, जैसे ओपनिंग स्टॉक है वैसे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. तो Yes, ये sir. सब लिख लो प्लीज। अब गुड्स रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट में हमने कर दिया है, असेट रिलेटेड हम कल देखेंगे और नॉमिनल अकाउंट हम कल देखेंगे। मीनवाइल तुम मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हो जिसमें तीनों तीन कवर किया है, तो वो देख के यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, और कल जब मैं कराऊंगा तो तुम्हारा प्री प्रिपरेशन हो गया होगा। So it will be, you will be able to give the answers to the question I will be asking. ये बहुत ही important part of accounts है, because यहाँ पे इसके accounts के 3 golden rule है, वो हम सीखते हैं। अब already receiver giver personal account तुमने डे I think lecture number 3 से ही चालू कर दिया था, and comes in goes out तो लेक्चर नंबर 1 से ही हमने चालू कर दिया था। तो ये रूल्स ऑलरेडी यू हैव सीन। कल हम देखेंगे बाकी का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी रिलेटेड टू असेट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये सब प्लीज प्रॉपरली रिवाइज करना, जो सब लिखा है एक बार गो थ्रू करना, ठीक है? अच्छा, now come to the homework doubts. Paid carriage of 350 to Rauji. Now ये Rauji का नाम लिखना है हमें। Carriage expense. Paid है, paid word, so cash goes out. अब cash क्यों हम दे रहे हैं ये हमें सोचना है। क्यों cash दिया? क्योंकि सर्विस कैरेज यानी क्या? सामान Carriage expense incurred. कैरी करने का भाड़ा, that is known as carriage. Understood this? Yes, sir. Okay, now 13 Carriage expense 13 में incurred. किसी को डाउट है? कि बहुत सबको डाउट है 13? Sir, 16. अच्छा, 13 में कोई डाउट? No. 13 क्या है? Non-economic. 13 हमारा फेवरेट ट्रांजैक्शन है, नॉन इकोनॉमिक। Non-economic. ओके, तो लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। नाउ 16th इज अ डाउट, किसी ने बोला था सोल्ड शेयर्स ऑफ कैलिको मिल्स, सो हियर यू राइट कैश कम्स इन, शेयर्स गोज आउट। नाउ number 20. ओके, नहीं 17. 17 I want to discuss. Received demand notice from municipality for payment of tax. यानी Non-economic. अभी तक हमने एक डिमांड नोटिस मिला है, म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि ये पार्किंग गलत है तुम्हारा, तो इसका डिमांड तुम्हें इतना पैसा भरना पड़ेगा, पर हमें सिर्फ नोटिस मिला है, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया नहीं है। इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये डिमांड नोटिस है, ये म्युनिसिपैलिटी का बिल नहीं है। अगर बिल होता तो खर्चा होता, ये डिमांड नोटिस है, सिर्फ नोटिस है कि वी हैव नोटेड दैट यू हैव वायलेटेड दिस, सो यू विल हैव टू पे दिस, बट ये कुछ उनका कंफर्म नहीं है कि बिल नहीं दिया है हमने। वी कैन ऑलवेज डिस्प्यूट कि नहीं नहीं ये तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, तो यहाँ पे इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? Yes. Yes. 20 distributed for advertisement goods worth 500, which was earlier received free. Free में मिला, किसी को फ्री में चिपका दिया। Non-economic. Non-economic transaction. Got it? Now, received commission, you all know cash company commission income. Now, 20 second. Bonds of Narmada Nigam. ये bonds यानी क्या है? Bonds are like fixed deposit. They are not actually fixed deposit, but उसके जैसा होता है।
जहाँ पे तुम उसको खरीदते हो उसके ऊपर नर्मदा निगम तुम्हें इंटरेस्ट पे करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स आर योर इन्वेस्टमेंट Service. नो नॉट सर्विस, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो वी से बॉन्ड्स कम्स इन, व्हेन यू सेल यू कैन आल्सो सेल द बॉन्ड्स, तो वी से बॉन्ड्स गोस आउट। तो इफेक्ट ए bonds comes in, effect B cash goes out. Bonds are type of investment, ऐसा याद रखना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अभी कैसा है कि तुम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ भी नया तुम्हें दिखा तो तुम सर का राह मत देखो, तुम खुद भी गूगल करके देख सकते हो कि व्हाट आर बॉन्ड्स, तो तुम्हारा भी नॉलेज बढ़ेगा और तुम भी आत्मनिर्भर हो जाओगे। तो यू नीड नॉट वेट, यू कैन चेक ऑन गूगल। पहले क्या था, स्कूल गए, क्लास में आए, पढ़ाया, हमने गूगल नहीं किया। अब तो गूगल है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक भगवान गूगल, जिसके पास सबका आंसर है हर एक चीज का। ई गॉड गूगल एनीवेज, नहीं पता चले तो मैं तो हुई तुम्हारा गूगल, मुझे पूछ लेना। नाउ एनी अदर डाउट इन दिस? 23 23 पेड म्युनिसिपल टैक्सेस। गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल टैक्स मांगा तो म्युनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस इनकर्ड, बैंक इज द गिवर। ओके, नाउ फिफ्थ दिया था मैंने होमवर्क में, फिफ्थ में कोई डाउट है? No. नो सर। तुम करोगे होमवर्क में सिक्स्थ वन। अब तुम्हें होमवर्क कैसे करना है, क्वेश्चन भी लिखना है, दो इफेक्ट भी देना है प्रॉपरली, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो हमारे भविष्य के अकाउंट्स है, जो अभी हम सीख रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आज तुम करो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं करेगा। मॉडिफाई कर कोई भी देता एक हूं। क्वेश्चन नंबर 6 करो और वर्कशीट 4 हो गया है। नहीं। नो सर। वर्कशीट 4 करो, उसमें ना ये फोर्थ वाला जो है अभी मत करियो, don't do the fourth one and also don't do the 8th one. No need to do 4th and 8th, अभी करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, खाली कंफ्यूज होंगे अभी, असेट भी आया होगा, लायबिलिटी भी लाया, तो अभी ये दोनों नहीं करने। आई होप तुम्हें दुख नहीं हुआ होगा ये सुन के। सर ये 6th में भी लायबिलिटीज वाला है ना? 6th में भी है, लेट मी चेक। नहीं, 6th में तुम खुद अपना दिमाग हेडिंग में है। हाँ 6th सर में वो ना क्वेश्चन 6 जो दिया है ना उसमें। हाँ तो वो तो करना ही है ना भाई, उसके तो 2 इफेक्ट्स बनी। उसमें भी लायबिलिटीज का है सर। कहाँ है लायबिलिटी? अच्छा वो क्वेश्चन पे ऊपर लिखा है वो सब तुम्हें नहीं देखना है। यस। सिंपल इसका ट्रांजैक्शन लिखना है, 2 इफेक्ट बनाना है। ये सब तुम्हें नहीं करना है, इफेक्ट ऑन असेट लायबिलिटी ये सब नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू इट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अभी कहाँ किए हमने, वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कमिंग वीक में आएगा। ओके, व्हाट इज ऑल ऑफ यू? होमवर्क इज क्वेश्चन 6 एंड वर्क नंबर 4 and watch my video lecture without fail, all of you please watch my video lecture. Okay, bye everyone. Bye sir.